हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल श्री विष्णु क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 3.5 हल कराएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणन विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए यानी इसमें हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 वाली कंडीशन ज्ञात करनी है सब में, और जिसमें एक अद्वितीय हल वाली स्थिति हो, एक अद्वितीय हल वाली स्थिति हो, उसको हमें बीजगणन विधि से ज्ञात करना है, हल करना है उसे। तो चलिए देखते हैं। यस, चलिए एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका पहला ही ऑप्शन है आपका। चलिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए 1/3 हो गया, ये इक्वल टू -3/-9 इक्वल टू -3/-2। तो ये बना हमारा 1/3 बराबर 1/9, 9 नहीं 3 हो जाएंगे, 1/3 और बराबर 3/2। तो हमारी कंडीशन बनी हमारी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 बराबर नहीं c1/c2। तो इसका क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसका होता है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा कि कंडीशन में कोई हल नहीं होगा कि इस स्थिति में हम इसे आगे हल नहीं करेंगे। अब इसे हम यूँ ही छोड़ देंगे। चलिए यहीं से हल हो गया, चलिए मिटाते हैं। अब आता है दूसरा ऑप्शन इसका दूसरा ऑप्शन है आपका 2x + y = 5। दूसरा ऑप्शन है इसका 2x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आगे है आपका 3x + 2y = 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए साहब अब देखते हैं हम। तो यहाँ पे a1/a2 लगाएंगे तो देखो 2/3 बराबर 1/2, यानी 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के। तो इसका मतलब एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल की स्थिति में हम बीजगणनखंड विधि लगाएंगे। चलिए बीजगणनखंड विधि। चलिए ये दोनों समीकरण आप देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे x लिखिए, यहाँ y लिखिए और यहाँ पे -1 लिखिए। ये -1 किस कंडीशन में लिखते हैं, अगर यही समीकरण हमारा बराबर से इधर होता, बराबर 0 होता, यानी ये होता आपका 2x + y और -5 = 0 होता, इस रूप में होते तो हम यहाँ पे +1 लिखते, और ये बराबर से इधर दिए हैं चरपद तो हम -1 रखेंगे यहाँ पे, इसीलिए ध्यान देना ये। चलिए अब हम क्या करते हैं, बीच वाली जो गुणनखंड होते बाई के गुणनखंड उनको यहाँ लिखते हैं, बाई के गुणनखंडों को यहाँ लिखते हैं 1 और 2। उसके बाद अचर पद लेते हैं 5 और 8। उसके बाद x के गुणांक 2
और 3, और उसके बाद जिससे ख़त्म करते हैं उसी को चिन्ह सहित लेते हैं जी। 1/2, यहाँ सब प्लस के हैं तो प्लस के ही चिन्ह लिए, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इसका इधर और इसका इधर। समझ पा रहे होंगे? यानी यहाँ से शुरू करते हैं इसे लिखते हैं, फिर इधर से शुरू करते हैं ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं। चलिए यहाँ x बटे ये ले लेंगे 1 गुणा 8, 1 गुणा 8 माइनस ये हो जाएगा 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 बराबर y बटे 3 गुणा 5 माइनस 8 गुणा 2, ये हो गया जी, बराबर -1 अपॉन 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 1। समझ पाए साहब? ये हो गया आपका x बटे 8 एकम 8 माइनस 5 दूनी 10 बराबर y बटे 5 तिया 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर माइनस के 1, 2 दूनी 4 और माइनस 3 एकम 3। समझ पाए? देखो इसका इससे गुणा ऐसे करके, और इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे गुणा। ठीक, चलिए साहब अब हम लिखेंगे x बटे -2 बराबर y बटे -1 बराबर क्या रहा, -1 अपॉन नीचे 1 लिख दीजिए। अब आप देखिए इस x को इसके बराबर रखिए और इस y को इसके बराबर, अचर पद के बराबर रखेंगे दोनों को। आ जाइए इधर, यानी x बट्टे -2 इक्वल टू -1, तो x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2। समझ पा रहे होंगे? और यहाँ बाई थोड़ा सा ऐसे बना दिया करें, ये बाई बटे -1 इक्वल टू -1 बटे 1, या 1 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1। तो इस तरह से x और y का एक अद्वितीय हल था, तो उसके हमने हल ज्ञात किए। बज्रगुणन विधि हमने सीखी, किस तरह से करते हैं। सबसे पहले y के गुणांकों को लिखते हैं, उसके बाद अचर पदों को लिखते हैं चिन्ह सहित, उसके बाद ये लिखे जाते हैं x के गुणांक, उसके बाद जिससे शुरू होती है वही y के गुणांक लास्ट में आते हैं और हल करते हैं ऐसे। ठीक है जी, चलिए अब अगला देखते हैं जी, अब अगला देखते हैं जी। तीसरा, इसका तीसरा ऑप्शन है जी 3x - 5y इक्वल टू 20। तीसरा ऑप्शन 3x - 5y इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर है आगे है आपका 6x - 10y इक्वल टू 40, 6x - 10y इक्वल टू 40। ये चलिए वही a1 बटे a2 लगाएंगे इसमें, तो 3/6 बराबर माइनस के 5/10 -10 और बराबर हो जाएंगे 20/40, 20/40। तो 1/2 हो गए ये, बराबर ये 1/2 हो जाएंगे और ये 1/2 हो जाएंगे। तो 1/2 अगर तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उसके। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए साहब ये यहाँ फिनिश हो जाता है आपका। चलिए अगला वाला है चौथा ऑप्शन, इसी का चौथा ऑप्शन करते हैं जी। अब हम इसका चौथा ऑप्शन हल करेंगे, x - 3y - 7। तो देखो चौथा ऑप्शन है इसका x - 3y - 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फिर है आपका 3x - 3y - 15, 3x - 3y - 15 बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। -15 देखें
सही है, 3x माइनस 3y बराबर संबंध। चलिए साहब अब हम देखते हैं, देखो 1/3 बराबर -3 और /3 -3, तो ये 1/3, तो देखो बराबर नहीं आ रहे हैं ना, ये बराबर नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं है ना, सही लिखे हैं हमने। चलिए तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब दोनों अगर बराबर नहीं आए तो इसका मतलब एक अद्वितीय हल होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अद्वितीय हल की स्थिति में आप उसे हल करिए, तो फिर हल करेंगे और वो भी वज्र गुणनखंड विधि से। तो चलिए यहाँ लेते हैं वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। चलिए साहब वज्र गुणनखंड विधि क्या थी आपकी, ये x हो गई, यहाँ पे y हो जाएगी, यहाँ पे देखो बराबर से इधर आया है तो यहाँ प्लस का 1 रखेंगे, ध्यान देना जी, प्लस का 1, और बराबर से इधर होते तो हम क्या रखते, माइनस का 1। ठीक, चलिए यहाँ हम y के गुणांकों को रखेंगे, यानी -3 और -3 y के गुणांक, फिर अचर पद चिन्ह सहित माइनस के 7 और माइनस के 15, उसके बाद 1 और 3, 1 और 3, उसके बाद -3 और -3, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा। चलिए साहब x बटे ये ले लीजिए -3 गुणा -15, -15 और माइनस यहाँ ले लीजिए -3 गुणा -7। चलिए साहब बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम y बटे -7 गुणा 3 माइनस यहाँ लिखेंगे हम -15 गुणा 1 बराबर 1 बटे ये हो गया हमारा -3 गुणा 1 माइनस यहाँ लिख लेंगे -3 गुणा 3। ठीक, चलिए साहब अब हम आगे क्या करते हैं जी, आगे यहाँ ले लेते हैं, यहीं लिख लें अभी। चलिए x बटे एक चीज़ और लिख लेते हैं हम, एक चीज़ लिखते हैं, समान चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणा बराबर प्लस में उत्तर, और विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणा बराबर माइनस में उत्तर। ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है इसमें, जब समान चिन्ह होंगे तो हमेशा प्लस में आएगा उत्तर, और विपरीत चिन्ह होंगे तो हमेशा माइनस में आएगा उत्तर। चलो अब ये समान है तो 15 × 45 किस में आया, 1 प्लस में, माइनस ये वाला चिन्ह, और 7 × 21 प्लस में हो गया साहब। आइए यहाँ पर लिखिए y बटे 7 × 21, विपरीत चिन्ह है 21 माइनस 5, 15 एकम 15 माइनस का रहा और माइनस का ये तो प्लस के 15 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है साहब, आइए बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटे -3 और 3 × 3 = 9, 9। ठीक, चलिए साहब अब इसे यहाँ से ले लेंगे यहाँ पर। चलिए साहब यहाँ x बटे 45 में से 21 घटाओ, यहाँ तो 4 हो गए और यहाँ हो गए 2 बराबर यहाँ लिख लीजिए y बटे माइनस के 7 5 ये 6 बचेंगे, -6 -6 और बराबर ये हो गए जी आपके 1 बटे 6। ठीक है साहब, अब मैंने बताया था आपको इसको इसके बराबर रखिए और इसको इसके बराबर रखिए, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, इसे काट दीजिए 4 बार, तो x बराबर कितनी हो गई, 4, x की वैल्यू 4 आ गई साहब। आगे है आपका y बटे -6 बराबर 1 बटे 6, 6 से 6 कट जाएगी, y = कितना आ गया, -1, और माइनस का चिन्ह कितना रहेगा। तो इस तरह से हमारे
ये बीजगणन विधि से पहले क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, समान चिन्हों का गुणा प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं क्या है। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट। वो कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए ए और बी के मानों के लिए तो पहले हम इन्हें लिख लेते हैं। लाइए साहब यहाँ लिखते हैं। चलिए लिखते हैं जी 2x + 3y = 7 फर्स्ट समीकरण। a - bx + a + b y = 3a + b - 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ, अब वो इसमें कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए हम क्या करेंगे, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन होगी साहब। तो a1/a2 यानी 2/a - b बराबर ये हो जाएगी तुम्हारी 3/a + b = 7/3a + b और -2। तो हम वही चीज़ करते थे कि इसको इसके बराबर रखते हैं और इसको इसके बराबर रखते हैं, तो 2 समीकरण बन जाएंगे हमारे। चलिए साहब 2/a - b बराबर 7/3a + b और -2। चलिए करते हैं, इसे ले लेते हैं। तो ये बना हमारा कितना, इसका इधर गुणा करेंगे तो 6a 3 दूनी 6a + 2b -4 बराबर 7b -7a रखो यहाँ पे, 7a - 7b। अब a और b वाली संख्याओं को इधर ले जाओ, अचर पद को उधर ले आओ, तो 6a + 2b -7a और प्लस के 7b = -4। यहाँ प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा जी, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं। यहाँ 6a और ये 7a, तो माइनस का a बचा और प्लस का 9b और बराबर 4। इक्वेशन नंबर ये हो गया तुम्हारा तीसरा, 2 तो वो हैं ही, इसे तीसरा लिख दीजिए। ठीक है साहब। चलिए अब आते हैं अगले वाले के लिए। अगले वाले के लिए करते हैं, अगले वाला को यहीं निकाल देते हैं। चलिए इसे इसके बराबर रख लीजिए। अब 3a + b बराबर 7/3a + b और -2। तो इसको कर लीजिए 7 या 21, नहीं 3 या 9a -3b और -3 दूनी 6 बराबर 7a + 7b। इसे ले लीजिए 9a -3b और माइनस का 7a और माइनस का 7b बराबर 6। इस तरह से कर सकते हैं। 9 में से 7 चले जाएंगे तो 2a बचा साहब यहाँ पर, और -7 और 3 ये हो जाएंगे 10b और बराबर यहाँ पर 6। ठीक है ना, कर सकते हैं ना। देखो 9 में से 7 चले गए तो 2 बच गए, और 7 और 3 कितने हो गए 10। इसे इधर लाएंगे तो माइनस से पक्षांतर होकर के हो जाएगा। चलो देखते हैं एक बार। ये 3b ये प्लस का रहेगा जी, 3b ये प्लस का है, यहाँ पे 7 ये आएंगे तो 3b और 7 चले गए, ये 4 हो जाएंगे साहब।
4 भी माइनस के 4 बचेंगे यहाँ से, 3 भी, ये प्लस के रहेंगे 4। ठीक है, 4 रहेंगे तो इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितने हो गए साहब, a माइनस 2b इक्वल टू 6 और a माइनस 2b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। बात समझ पाए साहब? इस तरह से हमारे 4 समीकरण हमें 2 हमें दिए थे और 2 और प्राप्त हो गए। अब हम इसमें वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से वही चीज़ हमें, देखो वहाँ एक्स वाई दिया होता था, यहाँ पे ए और बी दिया है, तो हमारा ये वाला समीकरण देखिए आप, ये और एक ये वाला समीकरण देखिए आप, ये इन दोनों समीकरणों से बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हो गया ए, यहाँ हो गया बी, और यहाँ बराबर से इधर बात है तो यहाँ पे -1 रख सकते हैं। ठीक है, वो उसमें एक्स वाई रखते थे, एक्स वाई होती थी, तो चलिए यहाँ रखेंगे हम -1 और यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे, सॉरी रुक जाइए गलत है, b का गुणांक रखना है, यहाँ 9 हो गया और यहाँ -2 हो जाएगा। उसके बाद अचर पद 4 और 3, यहाँ 4 रखो और यहाँ 3 रखो, और फिर यहाँ रखो -1 और यहाँ 1, a का गुणांक, और यहाँ पे रखिए 9 और 2 माइनस के 2। चलिए इसका इधर गुणा, 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 इसका इधर गुणा। चलिए अब हम लेते हैं a बटे 9 गुणा 3 -4 गुणा -2 चिन्ह सहित। ठीक है जी, बराबर b बट्टे 4 गुणा 1 -3 गुणा -1 बराबर -1 अपॉन -1 गुणा -2 -1 गुणा 9, a बटे 9 तिया 27 माइनस प्लस हो जाएगी ये 4 दूनी 8 बराबर, ये हो जाएगी तुम्हारी b बटे 4 एकम 4 और माइनस प्लस हो जाएगी 3 एकम 3, और ये हो जाएगी आपकी -1 अपॉन 2 एकम 2 और माइनस के 9 एकम 9। चलिए जी, अब ये हो जाएगा तुम्हारा a बटे 8 7 15 यानी 35 और बराबर b बटे 7 और बराबर ये हो जाएगा -1 बटे -7। ठीक है जी, अब इसे इसके बराबर और इसे इसके बराबर, तो a बटे 35 बराबर माइनस, ये माइनस हटा दीजिए, माइनस से माइनस हट करके 1/7 हो जाएगा, ये 1/7, 7 पंजे 35, तो a बराबर 5 आया सा। चलिए जी, अब इसे ले लीजिए b बटे 7 बराबर 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, b बराबर कितना हो गया जी 1, b बराबर 1। तो इस तरह से हमारे a और b के मान आ जाते हैं जी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साहब, अगला वाला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ भाग देते हैं। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड पार्ट है जी। अब हम देखेंगे, इसे पढ़ते हैं पहले। क्या है जी, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं है, के। अच्छा, तो ये है आपका 3x + y, 3x + y = 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे है आपका 2k - 1 × x, 2k - 1 × x
उसके बाद है प्लस k माइनस वन प्लस k माइनस वन बाई बराबर 2k प्लस वन 2k प्लस वन समीकरण नंबर सेकंड। चलिए अब वो कह क्या रहा है इसमें, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा की स्थिति में हमारा क्या होता है कि पहली दो कंडीशन बराबर होती हैं हमारे। कोई हल नहीं होगा की कंडीशन, कोई हल नहीं होगा के लिए, नहीं होगा के लिए, कोई हल नहीं होगा के लिए हम क्या करेंगे, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। चलिए पहले मैं इंक डाल, चलिए चलिए साहब, यहाँ से a1 बटे a2, तो a1 कितना है हमारा 3 बटे 2k माइनस वन बराबर 1 बटे k माइनस वन बराबर यहाँ पे 1 बटे 2k प्लस वन। तो बराबर नहीं वाली कंडीशन है, ये दो बराबर हैं, इन दोनों को ही ले लेंगे हम, इन दोनों को लिख लीजिए। तो इसका गुणा इधर, यानी 3k और माइनस 3 इक्वल टू 2k और माइनस वन, और इधर ले लीजिए 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस वन और प्लस k 3। इधर हो गया k इक्वल टू 2, बस यही मान हो जाएगा इसका। ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्योंकि दो ही बराबर है ना, तो इन दोनों को ही ले लेंगे हम, उसे छोड़ देंगे। चलिए अब क्या कहता है वो, अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब क्या है, पहले से हल करते हैं। चलिए देखो क्या कह रहा है कि आप निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बीजगणन विधियों से हल कीजिए। आप कौन सी विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं? चलिए दोनों से हल कर लेते हैं जी। पहले कह रहा है वो प्रतिस्थापन से, उसके बाद बीजगणन करने से। तो 8x प्लस 5y, तीसरा क्वेश्चन है ये। 8x प्लस 5y इक्वल टू कितना रहा जी? इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए पहले कह रहा है वो विलोपन विधि। विलोपन विधि कौन सी विधि देखते हैं? पहले कह रहा है प्रतिस्थापन विधि। हाँ प्रतिस्थापन विधि, चलिए प्रतिस्थापन लिख लीजिए यहाँ पर। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से 8x बराबर 9 माइनस 5y। तो मैं यहाँ से x इक्वल टू लिख सकता हूँ 9 माइनस 5y अपॉन 8। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया जी मेरा, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित, जहाँ समीकरण 2 में x है उस जगह पर ये बड़ा वाला मान रखना है हमें। आइए तो ये कितना हो गया जी? 3 इंटू 9 माइनस 5y अपॉन 8 इक्वल टू प्लस के 2y इक्वल टू 4। समझ पाए जी? इस 3 का अंदर गुणा करते हैं, 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y और प्लस के 8 दूनी 16y 8 चौके 32। ठीक है साहब, ये हो गया आपका। यहाँ से तो y बचा, y बराबर यहाँ पे 32 और माइनस के 27,
तो y बराबर तो हो गया तुम्हारा कितना 5। भाई 3 इसमें से बचा, 2 उसमें से, y बराबर 5। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यानी x इक्वल टू 9 माइनस के 5 गुणा 5 लिख दीजिए और बटे 8। x बराबर ये कितने हो गए 9 माइनस 5 25 और बटे 8। और इसको लिख सकते हैं हम 8 माइनस के 16 और बटे 8। इससे इसे काट दीजिए तो माइनस के 2। तो x बराबर हमारा आ गया -2। तो इस तरह से एक मान हमारा ये हो जाता है और एक मान हमारा ये हो गया। ये और ये आ रहे हैं साहब। अब आते हैं इसी सवाल के लिए वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि लगाते हैं जी इसमें। चलिए वज्र गुणनखंड विधि में क्या कहता है, यहाँ पे x रखिए, यहाँ y रखिए, ये बराबर से इधर अचर पद दिया है तो यहाँ पे -1 रख दीजिए। आप इनको चिन्ह सहित लिख लीजिए। पहले बीच का लिखिए, यहाँ पे अचर पद लिख लीजिए, फिर x का गुणांक लिख लीजिए, इसका इधर गुणा है, इसका इधर गुणा है, इसका इधर है जी, इसका इधर है, इसका इधर, इसका इधर। तो x बटे 5 चौके 20 माइनस 9 दूनी 18, डायरेक्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। y बटे 9 तिया 27 माइनस 8 चौके 32 बराबर -1/8 दूनी 16 माइनस 5 तिया 15। इस तरह से हमने इसको हल किया जी। चलिए अब देखते हैं x बटे 2 बराबर y बटे -5 और बराबर -1 बटे 1। तो एक ही रहेगा, इसको इसके बराबर रखिए, इसे इसके बराबर, फिर इसे इसके बराबर। तो x बटे 2 बराबर -1, x बटे 2 बराबर -1। तो x बराबर कितनी होगी साहब -2। देखो जो इस विधि से भी आ रहा था x की वैल्यू। तो अब यहाँ पर ले लीजिए y बटे -5 इक्वल टू -1, तो y बराबर 5। देखिए इस तरह से हमने दोनों विधियों से ये हल कर लिए, एक से ही मान आ रहे हैं। अरे उचित मानने की बात करें तो वज्र गुणन विधि हमें सरल लगती है। अब आप जैसे करेंगे वो आपके लिए उचित है। चलिए मिटाएं साहब, चलिए मिटा देते हैं साहब। मिटाते हैं इसे, आराम आराम से कॉपी पेन लीजिए और करते रहिए, करते करते ही सीखेंगे आप। करते करते ही सीखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, अच्छा इसके ऑप्शन दिए हैं। चलिए पहला ऑप्शन, चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है। जब विद्यार्थी ने 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास के लिए देना पड़ता है। जब विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास व्यय के लिए इतना देने पड़ते हैं। किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अच्छा किसी से भी ज्ञात कर लेते हैं, चलो देखते हैं किससे होता है। चलिए तो पहले करता है वो 20 दिन, तो नियत भाग, नियत खर्च माना नियत खर्च, नियत खर्च, खर्च मतलब व्यय 100 रुपया। अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च बराबर है 22 रुपये। अब क्या है 26 दिन के लिए, अगर 20 दिन के लिए करता है तो प्रथम शर्त से 20 दिन के लिए तो भाई 100 रुपये तो वो देगा ही देगा
क्योंकि वो नियत खर्च था। फिर 20 दिन का वो 20y और देगा, और कुल कितने रुपए दे रहा है वो 1000 रुपये। इसका मतलब पहला इक्वेशन आपका ये बन गया। चलिए साहब, समझ पाए। आगे है आपका 26 दिन। 26 दिन के 1180 रुपये देता है। तो दूसरी शर्त से 26 दिन के लिए 26 दिन के लिए ये देता है वो x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ठीक है जी, ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। चलिए अब इसमें विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि से x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180। यहाँ हम घटाने पर लिखेंगे जी। घटाने पर क्यों लिखा मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि ये जो चर राशियाँ जो बराबर हो जाती हैं उनके चिन्हों को देखते हैं। अगर एक सा चिन्ह हो तो घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदलते हैं उसमें, चिन्ह बदल गए तो माइनस के 6y बचे, और यहाँ 1180 में से माइनस के 180 बचे साहब, 1000 चले गए तो, और y बराबर रह गए 6 तिया 18 तो 30, y बराबर 30। ठीक है साहब। अब y का मान यहाँ ले लेते हैं। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट समीकरण हमारा ये है, यानी x प्लस 26 गुणा y देखिए क्या है 30 बराबर 1000। तो x प्लस 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1000। चलिए साहब, x इक्वल टू 1000 माइनस 780 घटा देंगे जी। x इक्वल टू, देखिए यहाँ 0, यहाँ 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचे, यहाँ 9 हो जाएंगे 2, तो 220 रुपये। तो x बराबर इतना। अब आप देखेंगे कि नियत खर्च कितना हो गया साहब, कितना 220, और y बराबर कितना आया था 30 रुपये 30। तो नियत खर्च कितना हो गया साहब 220 रुपये, और y बराबर ये हो गया साहब 30 रुपये। ये दो आपके आंसर हो जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जी, मिटाते हैं इसे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश में से एक घटाया जाए। चलिए पहले भिन्न मान लेते हैं, करवा दिया है ना ऐसा क्वेश्चन। माना भिन्न बराबर x/y, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है, ये अंश है और हर है। तो अब प्रथम शर्त से पहली शर्त से वो कहता है x/y। यदि क्या पहली शर्त में क्या कहता है, अंश में से एक घटाया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। अंश में से एक घटा दीजिए, एक घटाइए, अंश में से एक घटाइए तो वो हो जाती है 1/3। तो ये हो गया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए दूसरी शर्त से x/y। दूसरी शर्त में क्या कहता है जी वो? दूसरी शर्त में कहता है भैया कि भिन्न जो है 1/4 हो जाती है, हर में 8 जोड़ दें, तो 1/3 हो जाती है। 1 मिनट दोबारा से पढ़ते हैं तो कितनी 1/4 हो जाती है जी, 1/4, 1/3 तो ऊपर थी, 1/4। तो 4x इक्वल टू y प्लस 8, ये y को ठीक से बना दो, यह 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ y और y दोनों बराबर हैं। आप देखिए विलोपन विधि लगा देते हैं, विलोपन विधि से
विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि लगाते हैं जी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये इस तरह से, यहाँ से दोनों चिन्ह एक से हैं तो यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे जी, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हट जाएगा जी, ये बचा हमारा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5, माइनस का 5 और x बराबर कितना हो गया 5। अब यहाँ लिख दीजिए x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे x का मान 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3, वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 5 या 15, तो माइनस के वाई बराबर माइनस के 12, माइनस के 12, तो वाई बराबर कितने हो गए 12। तो भिन्न हमारी क्या हो गई साहब, भिन्न हमारी कितनी थी, भिन्न हमारी थी x बटे वाई, और x बटे वाई, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12, तो यही हमारा आंसर हो गया जी, आंसर। चलिए इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे है साहब, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जी, आगे कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आगे है इसी का तीसरा ऑप्शन, चौथे का तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या दिया है जी आपको, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक काटते तो 50 अंक अर्जित टेस्ट में। अच्छा चलिए, तो माना क्या पूछ क्या रहा है वो, देखते हैं जी टेस्ट में कितने, माना सही उत्तरों की संख्या, माना सही उत्तरों की संख्या, उत्तरों या प्रश्नों एक ही बात है, प्रश्नों की संख्या बराबर x और गलत उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या बराबर 22। तो प्रथम शर्त से पहली शर्त में वो क्या कहता है कि अगर पहली शर्त में क्या कहता है, सही उत्तर पर 3 अंक मिलें और अशुद्ध पर 1 काट दिया जाए। तो देखिए 3x सही पे मिल गए, 3 अंक मिल रहे हैं तो x 1 पे मिल रहा है 3 और x पे कितने मिलेंगे 3x, और माइनस 1 कट रहा है तो 22 और बराबर 40 अंक मिल रहे हैं उसे, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरी शर्त से क्या कहता है वो कि सही के लिए उसे मिल रहे हैं 4 अंक और गलत के लिए 2 अंक काट रहा है। तो 4x माइनस 2y इक्वल टू उसको फिर 50 मिलते हैं। तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x माइनस y बराबर 50 और 2x माइनस y बराबर 25। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं हम विलोपन विधि से, विलोपन विधि से विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। यहाँ से घटाने पर लिखिए साहब, घटाने पर माइनस प्लस और माइनस ये हट गए साहब, ये बचे हमारे x बराबर ये हो गए 15 बचे, x बराबर 15। चलिए 15 तो ये हो गए साहब। अब x का मान समीकरण कितने में साहब, समीकरण फर्स्ट में,
फर्स्ट में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए सब x का मान। समीकरण 1 कहाँ है? ये रहा जी, ये रहा ये। तो 3 गुणा x की जगह पे हम 15 रखेंगे, 15 और माइनस y बराबर 40। 15 दूनी 30 माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर इधर चले जाएंगे 30, उधर 30 जाएंगे तो या इधर हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो y इक्वल टू कितना हो गया? 10। ये क्या हुआ जी? माइनस का कैसे आ रहा है ये? 15 ही तो बचेंगे ना इसमें। तो 15 में से 10 में से 5 के 5 बचे, यहाँ 1 सही है। इधर ये हो गया और इधर ऐसे 15 × 45 है ना, ये 45 रखेंगे। 15 × 45, चलिए 15 × 45 माइनस y और ये हो जाएंगे 40 माइनस 45। तो यहाँ रखेंगे माइनस के 5 और माइनस यहाँ y बराबर कितने हो गए? 5। y बराबर 5। चलिए आगे क्या कहता है जी? लास्ट में कह रहा है वो कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। भाई सही और गलत दोनों ही मिलकर के तो होंगे ना, x प्लस वाई थे उसमें। तो x की वैल्यू देखो कितनी है? 15 प्लस 5 तो बराबर 20 प्रश्न। आंसर ये बना तुम्हारा, 20 प्रश्न थे सब टेस्ट में। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है आपका। एक राजमार्ग पर दो स्थानों A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही दिशा में एक समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए साहब तो पहले एक डायग्राम सा बना लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए A और B 2 कार हैं, ये 100 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच की, ठीक है ना। ये वाली दूरी, ये दूरी 100 km, ठीक है साहब। माना कार A की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और कार B की चाल बराबर 22 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना जी, अब ये एक ही दिशा में चलेंगी, मतलब ये कार यहाँ से चलेगी और ये कार यहाँ से चलेगी एक ही दिशा में। तो चलिए तो एक ही जब कार, ऐसे लिखो, जब कार एक ही दिशा में चलें, तो कार A द्वारा 5 घंटे में x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई दूरी 5 घंटे में x किमी प्रति घंटे की चाल से तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। इट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं? चाल हमारी कितनी है साहब? x और समय कितना है? 5, तो 5x किलोमीटर की दूरी तय करी। अब कार द्वारा
कार बी द्वारा 5 घंटे में y किलोमीटर पर आवर की चाल से 5 घंटे में तय की गई दूरी वही चाल गुणा समय, तो 5/km। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या है, प्रथम शर्त से यहाँ लिखेंगे, प्रथम शर्त से देखो, एक कार 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, ए वाली कार पहले इसे छुएगी, फिर इससे आगे दोनों चलना शुरू करेंगी। मतलब ये चल रही है, लेकिन जब पकड़ेगी एक दूसरे को तो ये 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी ना, तो ये पहली वाली चाल में से दूसरी वाली चाल माइनस होगी। आ रहा है ना समझ में? यानी 5x माइनस 5/, यहाँ ले लेते हैं आगे ऊपर, चलिए, यानी 5x माइनस 5/, इक्वल टू 100। यानी कि ये वाली पहली वाली कार ज़्यादा चलेगी बाई वाली कार से 100, तब 100 किलोमीटर का अंतर होगा उसमें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम x माइनस वाई इक्वल टू 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 कॉमन लेकर के, तो 20। ये समीकरण नंबर पहला बन गया हमारा। जब कार विपरीत दिशा में चलें, तो एक जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं एक दूसरे से, उधर 5 घंटे में मिलेंगे, तो 5 घंटे का, अब इसमें 1 घंटे का निकालेंगे। विपरीत दिशा में चलें तो कार ए द्वारा 1 घंटे में x km पर आवर की चाल से तय की गई दूरी बराबर वही चाल गुणा समय, तो 1 घंटे और समय और दूरी इतने किलोमीटर की, तो कितनी होगी, x ही बनेगी। अब कार बी द्वारा 1 घंटे में बाई km पर आवर की चाल से तय की गई दूरी 1 और गुणा बाई km। अब द्वितीय शर्त से, अब दूसरी शर्त हमारी क्या कहती है, द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त हमारी कहती है कि ये दोनों दूरी मिलकर के, भाई अब एक कार ऐसे चले, एक कार ऐसे चले, तो ये दोनों 100 किलोमीटर की दूरी तो तय करेंगी जुड़ करके। तो ये हो गई तुम्हारी x प्लस वाई बराबर कितना, 100। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे जी। आइए यहाँ ले लीजिए विलोपन विधि से, यहाँ ले लेते हैं विलोपन विधि से, ये हटाओ थोड़ा सा, यहाँ ले लेते हैं विलोपन विधि से ये लिख लीजिए दोनों समीकरण, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो देखो जोड़ने पर लिख लेंगे, जोड़ने पर ये दोनों गए, ये हो गए 2x इक्वल टू 120 और x बराबर कितने हो गए साहब, 60 है ना, x बराबर 60। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
चलिए समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x की जगह पे 60 रखी, 60 रख दी, प्लस ये माइनस वाई इक्वल टू 20, इसे इधर ले गए, माइनस वाई बराबर 20, 20 माइनस 60। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, यहाँ लिख लेते हैं, देखो ऐसे करके, ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, माइनस यहाँ 60 है, माइनस वाई बराबर -40 लिख सकते हैं ना, माइनस वाई बराबर -40। तो कितना बना जी, माइनस वाई बराबर -40, माइनस से माइनस कट के वाई बराबर 40। तो समझ पा रहे होंगे साहब, x का ये हो गया, यानी x तो x की वैल्यू तो हो गई 60 किमी पर आवर, किमी पर आवर, और इसकी हो गई 40 किमी पर आवर की दूरी। तो इस तरह से हमारा ये चौथा ऑप्शन क्लियर होता है। चलिए साहब नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए साहब, चलिए जी आगे क्या कहता है साहब, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां ऑप्शन है जी। चलिए 5वां ऑप्शन, अब क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए, तो माना, विमा कहते हैं लंबाई और चौड़ाई, माना आयत की लंबाई इक्वल टू x मीटर, मीटर क्या है, वर्ग इकाई कह रहा है ना, वो वर्ग इकाई कह रहा है ना, x इकाई, और चौड़ाई साहब कितनी हो गई, चौड़ाई यहाँ लिख लेते हैं, चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर 22 इकाई। चलिए साहब, ठीक है साहब। आइए अब आयत का क्षेत्रफल, इन्हीं विमाओं में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x और y, ठीक है। अब प्रथम शर्त से हम x y करेंगे कब, जब x में, चलिए x y में हम 9 वर्ग इकाई की वृद्धि कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, देखने दो, कम हो जाता है, कमी कर रहे हैं, 9 वर्ग इकाई की अगर हम कमी करते हैं, हो जाता है, कैसे हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई बढ़ा दी जाए, कितनी, बाई इक्वल टू, एक सेकंड, बाई प्लस 3, तीन की वृद्धि कर दी जाए उसमें, चलिए बढ़ा दी जाए। शर्त समझ में आ गई ना। चलिए इसे 9 को ढंग से लिखो ऐसे, यानी कि क्षेत्रफल में अगर 9 कम कर देते हैं तो लंबाई 5 कम हो जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ जाती है। चलिए साहब, अब इसे लिखेंगे हम xy -9 बराबर xy -5y, इसका y का गुणा कर दिया, 3 का कर रहे हैं, प्लस के 3x और -3 पंजे 15। समझ पा रहे होंगे जी, गुणा कर दिया है। चलिए ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -9 ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर, थोड़ा ऊपर लिखो भाई, -9 इक्वल टू, ये दोनों माइनस के 5x, ऐसा कर लेते हैं, इन दोनों को ही सॉल्व कर लें ढंग से, ये मिटाते हैं पहले, ठीक से साफ दिखना चाहिए ना। चलिए ये करते हैं, देखिए 3x - 5y, एक क्रम से लिख दिया, x की बात और फिर y की बात, इक्वल टू -15
ये हो जाएंगे -9 और +15 +15। तो ये हो गया 3x - 5y इक्वल टू कितने बने 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब दूसरी शर्त से दूसरी शर्त में क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल टू क्या है देखने दो, ये क्षेत्रफल इतने इकाई बढ़ जाता है, यानी उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ गया साहब, बढ़ जाता है अगर लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को बढ़ा दीजिए, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, दोनों में वृद्धि करेंगे तो बढ़ेगा साहब, सीधी सी बात। चलिए बढ़ गया साहब। आइए अब ये तो एक्स वाई यों की तो रहेगा, ये आपका 67 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3y, मैं y से गुणा कर रहा हूँ, प्लस 2x और प्लस के 3 दूनी 6। चलिए एक्स वाई तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा पहले की तरह। चलिए यहाँ पे ले लीजिए 2x + 3y इक्वल टू ये जो है 67 यों की तो रहेगा और माइनस ये हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ ले लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से लिख लीजिए दोनों को। तो देखो यहाँ से इसे लिख लेते हैं 3x - 5y इक्वल टू 6, और ये हो गया आपका 2x + 3y इक्वल टू 61। तो हम देखो इसे गुणा कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2 से गुणा और इसमें कर देते हैं 3 से गुणा, तो ये दोनों एग्जैक्ट बन जाएंगे। चलो यहाँ ले लेते हैं अब हम यहाँ करते हैं जी। चलिए ये बना आपका 3 दूनी 6 x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y किसके प्लस के 9y और इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 छके 18। यहाँ हम लिखेंगे क्या, घटाने पर, यहाँ हम घटाने पर लिखेंगे जी, घटाने पर लिखेंगे तो ये चिन्ह बदला, ये और ये माइनस का। चलिए साहब ये तो ख़त्म हो ही जाएंगे, इन दोनों को माइनस के 19y लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे देखो 183 लिखिए और यहाँ 12, आराम से घटाइए, और यहाँ पे 2 बचा, 1 बचा और यहाँ पे 7 बचा, ये बचा माइनस के 171। ठीक है साहब, चलिए इसे हटा दो, माइनस के 171, इससे 19 से ख़त्म करेंगे तो 19 नम्मा 171, 9 बार, ये y की वैल्यू आ गई आपकी 9। चलिए y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए, 1 में रखेंगे यहाँ y होगी, वहाँ पे हमें ये रख देना है 5 × y कितनी है 9 इक्वल टू 6। ये हो गया 3x इक्वल टू 6 और 9 पंजे 45 और यहाँ जोड़ दीजिए 45 को, 45 जोड़ देंगे तो 3x इक्वल टू 51 और x इक्वल टू कितना हो गया 17। तो चौड़ाई, तो लंबाई तो हमारी कितनी हो गई, लंबाई हमारी कितनी थी 17 वर्ग इकाई और चौड़ाई थी साहब कितनी 9 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार साहब 3.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी पढ़ाई, हमारा समझाना पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि और भी अच्छे वीडियो हम आपके लिए ला सकें। थैंक यू।